मैं अमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का 7वां इकाई जिसका नाम है रासायनिक साम्य। और इससे पहले वाले जो क्लास था उसमें हम लोग जो है कुछ टॉपिक क्लियर किए थे जिसमें से आपका साम्यावस्था से रिलेटेड था। आज जो है हम लोग जो है आगे का अध्ययन करेंगे और ये है आपका आयनन तथा वियोजन में अंतर। आयनन और वियोजन में क्या अंतर है भाई? आयनन मतलब भी टूटना होता है, वियोजन मतलब भी क्या होता है, टूटना ही होता है, पर दोनों में अंतर है, तभी हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो आयनन क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे और वियोजन क्या होता है उसको समझेंगे। पहले हम लोग चलते हैं किसके पास? आयनन के पास, कि आयनन होता क्या है। ठीक है, पहले किसके पास चलते हैं हम लोग? आयनन के पास चलते हैं। आयनन का मतलब क्या होता है इसको देखेंगे। आयनन मतलब होता है कोई हमारा क्या होता है जो ध्रुवी सहसंयोजी यौगिक होता है। ध्रुवी सहसंयोजी यौगिक मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं ध्रुवी सहसंयोजी यौगिक, ध्रुवी सहसंयोजी यौगिक जिसमें पहले से कोई आयन नहीं होता है जब जल में विलय किया जाता है तो वह दो प्रकार के आयन में टूट जाता है। तो वह दो प्रकार के आयन में विभक्त होता है तो यह आयनन कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? आयनन कहलाता है। तो इसे आयनन कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? आयनन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमारे पास क्या है, एक ध्रुवी सहसंयोजी यौगिक है। जैसे हमारे पास HCl है, जैसे उदाहरण क्या है हमारा HCl है। और जब HCl को हम लोग देखते हैं तो ये ध्रुवी सहसंयोजी यौगिक होता है। जैसे ही इसको हम लोग क्या करते हैं, जल में क्या करते हैं, घोलते हैं, ये हमारा H+ आयन और Cl क्या हो जाता है, माइनस आयन में क्या हो जाता है आपका, टूट जाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये आयनन कहलाता है ना। मतलब ऐसे यौगिक और जिसमें पहले से कोई आयन नहीं रहता है, लेकिन जैसे ही पानी में उसको क्या किया जाता है, घोला जाता है, वो क्या हो जाता है आपका, पानी में जाने के पश्चात दो प्रकार के आयन में जब क्या हो जाता है आपका, टूट जाता है, तो वो प्रक्रिया आपका क्या कहलाता है? आयनन कहलाता है। जबकि वियोजन क्या होता है भाई? वियोजन का मतलब होता है कि वे आयनिक यौगिक जिसमें पहले से क्या रहता है, आयन उपलब्ध रहता है, और जब उसको जल में क्या करते हैं, घोलते हैं, तो वो भी अपने आयनों में क्या हो जाता है आपका, विभक्त हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग जो है वियोजन कहते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं वे आयनिक यौगिक जिसमें पहले से है ना आयन उपस्थित रहता है को जल में घोलने पर है ना आयनों में विभक्त हो जाता है, तो इसे वियोजन कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप वियोजन को भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जो आयनिक यौगिक होते हैं ना, उसमें पहले से क्या रहते हैं, आयन मौजूद रहते हैं, है ना। और जैसे ही पानी में घोलते हैं क्या हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, तो उसको हम लोग वियोजन कहते हैं। जैसे NaCl होता है, NaCl में क्या होता है, पहले से Na+ होता है और Cl क्या होता है, माइनस होता है, और जैसे ही इसको क्या किया जाता है, जल में क्या किया जाता है, घोला जाता है, वैसे क्या हो जाता है, ये प्लस और माइनस में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, वियोजन बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वियोजन, क्योंकि टूट रहा है, क्योंकि हमको पहले से पता है कि उसमें आयन पहले से है, लेकिन पानी में घोलते हैं तो टूट जा रहा है, इसलिए उसको वियोजन बोलते हैं। लेकिन HCl की अगर हम बात करें तो जो HCl होता है, HCl में अगर हम देखें तो पहले से आयन नहीं रहता है, लेकिन क्या करते हैं, जल में जब क्या करते हैं, घोलते हैं, तब जा करके क्या होता है, वो दो भागों में टूटता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनन कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आयनन
और जो वियोजन होता है उसमें हम क्या कर सकते हैं, अंतर बता सकते हैं कि आयनन क्या होता है भाई। तो आयनन ऐसे यौगिक में पाया जाता है जिसमें पहले से कोई आयन उपलब्ध नहीं रहता है ना। पानी में घोलने के पश्चात वहाँ से हमको क्या होता है, आयन प्राप्त होता है ना, धन आयन और ऋण आयन प्राप्त हो जाता है, तो उसको हम लोग आयनन बोलते हैं। लेकिन अगर हम NaCl की बात करें तो NaCl क्या होता है, हम जानते हैं कि आयनिक यौगिक है और इसमें पहले से क्या रहता है, धन और ऋण क्या होता है, पाया जाता है। और जब इसको हम लोग क्या करते हैं, पानी में घोलते हैं तो ये भी दो भाग में टूट जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन कहते हैं। तो इस तरीक़े से हम दोनों क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम वियोजन की बात करें, किसकी बात करें, वियोजन की बात करें, तो ये जो वियोजन होता है ये हमारा जो है जो पराविद्युतांक होता है, पराविद्युतांक जो होता है, विद्युतांक की बात करें, इसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है वियोजन जितना क्या होगा हमारा कम होगा, पराविद्युतांक उतना ही ज़्यादा होगा, या वियोजन जितना ज़्यादा होगा पराविद्युतांक उतना कम होगा। मतलब पराविद्युतांक मान ज़्यादा होगा तो वियोजन ज़्यादा कम होगा, ये बोल सकते हैं। या उल्टा, मतलब वियोजन जो होता है पराविद्युतांक का उल्टा होता है। उल्टा मतलब पराविद्युतांक ज़्यादा तो ये कम, ये कम तो ये क्या हो जाता है, आपका ज़्यादा हो जाता है। और पराविद्युतांक मतलब क्या बोल सकते हैं, पराविद्युतांक एक ऐसा क्षमता होता है जो विलायक में होता है, और वो क्या करता है, जो भी हमारे जो घुलने वाले पदार्थ होता है, उस घुलने वाले पदार्थ के बीच में जो पाए जाने वाला जो बंध होता है, उस बंध को तोड़ने के लिए क्या होता है, वो एक ऊर्जा देता है और वो उस बंध को आसानी से क्या कर देता है, तोड़ देता है। कहने का मतलब ये है, अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें, जिसको हम साधारण भाषा में नमक बोलते हैं, तो ये जो नमक होता है इसमें Na+ और क्या होता है हमारा Cl क्या होता है, आपका माइनस होता है। तो यहाँ पर Na+ और Cl जो माइनस होता है वो एक दूसरे के साथ काफ़ी जो है क्या करता है, एक दूसरे के साथ एक प्रबल बंध से क्या होता है, बंधा होता है। लेकिन जैसे ही इसको हम लोग क्या करते हैं, जो है जल में जैसे इसको घोल देते हैं, है ना, जैसे ही हम क्या करते हैं, नमक को क्या करते हैं, जल में क्या कर देते हैं, घोल देते हैं, तो जल का जो पराविद्युतांक होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। पराविद्युतांक एक प्रकार का ऊर्जा बोल सकते हैं। जैसे ही नमक को हम लोग क्या करते हैं, जल में घोलते हैं, जिसका पराविद्युतांक ज़्यादा होता है, तो ये जो जल का जो पराविद्युतांक गुण होता है, ये नमक के जो क्या होते हैं, जो कण होते हैं, उनके बीच में जो पाए जाने वाला जो आकर्षण बल होते हैं, उसको क्या कर देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं। जैसे बुक के अनुसार इसमें लगभग जो है 80 गुना क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिससे ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, आपके टूट जाते हैं। और टूट करके आपका क्या करते हैं, आपका जो है आयन देते हैं इस प्रकार से Na+ और Cl-। तो ये आपका क्या कहलाता है, वियोजन कहलाता है, जिसमें पहले से क्या था, हमारा प्लस माइनस था, काफ़ी आकर्षण बल से क्या था, बंधा था। लेकिन जैसे ही उसको उच्च पराविद्युतांक वाला विलायक जैसे जल में घोलते हैं, तो उच्च पराविद्युतांक वाला जो जल होता है, जैसे ही हम उसमें नमक को घोलते हैं, वो क्या हो जाता है, नमक के बीच पाए जाने वाला बंध को क्या कर देता है, दुर्बल कर देता है, जिससे आसानी से नमक क्या हो जाता है, Na+ और Cl- में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो इस तरीक़ा से वियोजन जो होता है पराविद्युतांक का क्या होता है, आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है। और पराविद्युतांक क्या होता है, तो पराविद्युतांक एक ऐसा बोल सकते हैं, एक ऊर्जा है बोल सकते हैं, जो कि कोई भी जो क्या होता है, क्रिस्टलीय अणु होता है या क्रिस्टलीय जो पदार्थ होता है, उनके मध्य पाए जाने वाला जो आकर्षण बल उसको क्या करता है, कमज़ोर कर देता है। और फिर वो आसानी से क्या करता है, जो भी संबंधित विलायक है उसमें क्या हो जाता है, टूट जाता है। जिसमें सबसे बेस्ट विलायक अगर हम बात करें तो जल होता है, जिसका पराविद्युतांक सबसे क्या होता है, आपका ज़्यादा होता है। और नमक क्या होता है, क्रिस्टली ठोस होता है भाई, जो कि इसके मध्य में जो क्या होता है, आपका जो कण होता है वो प्रबल आकर्षण बल से क्या होता है, आपका बंधा होता है। तो इस तरह से हम आयनन और किसको, वियोजन को यहाँ से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको कर सकता है, पूछ सकता है, तो आपको उसको क्या करना है, देखना है। चलिए अब हम चलते हैं आयनन की मात्रा के पास। किसके पास चलते हैं, आयनन की मात्रा। और आयनन स्थिरांक जो है, जिसको हम K से दर्शाते हैं, आयनन स्थिरांक को किसे दर्शाते हैं भाई, K से क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। तो इनके मध्य क्या संबंध है उसको हम लोग देखेंगे। और आयनन की मात्रा मतलब अल्फा बोल सकते हैं हम लोग साफ साफ। तो दोनों के मध्य क्या होता है, संबंध को यहाँ पर दर्शाना है। तो यहाँ पर हमको जानना है आयनन की मात्रा क्या होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं। आयनन की मात्रा मतलब क्या होता है, जब किसी विद्युत अपघट्य को क्या किया जाता है, जलीय विलयन में घोला जाता है या जल में घोला जाता है, तो उसके जितने भाग क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, वही आयनन की मात्रा कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि जब मान लो हम लोग जो है कोई विद्युत अपघट्य ले लिए, मान लो NaCl ही ले लिए, ये विद्युत अपघट्य है, ठीक है, उदाहरण के लिए अगर देखें, और इसको अगर हम क्या करते हैं, जल में क्या कर देते हैं, घोल देते हैं, तो इसका जितना मात्रा क्या हो जाता है, आपका जल में आयनित हो जाता है, वही आपका क्या कहलाता है, आयनन की क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है।
और उसके लिए एक आयनन स्थिरांक आता है K, है ना। तो उन दोनों के बीच क्या संबंध है उसको देखना है। इससे पहले हम लोग जो है पढ़ चुके हैं कि जो प्रबल जो विद्युत अपघट्य होता है और जो दुर्बल विद्युत अपघट्य, हम दो प्रकार के विद्युत अपघट्य पढ़े हैं भाई, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जिसको जल में अगर क्या कर दिया जाए, घोल दिया जाए, तो अपने आयनों में क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, वो विभक्त हो जाता है। और अगर हम दुर्बल विद्युत अपघट्य की बात करें तो दुर्बल विद्युत अपघट्य को अगर हम जल में घोलते हैं तो वो अपने आयनों में पूर्ण रूप से विभक्त नहीं होता है, ठीक है। पूर्ण रूप से विभक्त नहीं होता मतलब आंशिक रूप से विभक्त होता है। तो इस तरीक़ा से जो क्या होता है हमारा जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है उनमें जो आयनन की जो मात्रा होता है वो और उसका जो आयनन स्थिरांक होता है ओ, है ना, उन दोनों के बीच में जो है संबंध स्थापित करते हुए एक साइंटिस्ट है ओस्टवाल, जिन्होंने क्या दिया है अपना जो है एक नियम दिया है जिसे हम ओस्टवाल के नियम के भी नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है उस दुर्बल विद्युत अपघट्य में जो आयनन की जो मात्रा होता है और उसका जो आयनन क्या होता है हमारा स्थिरांक होता है के मध्य संबंध को बताने के लिए जो है आपका ओस्टवाल नामक वैज्ञानिक ने जो नियम दिया है ना, वो नियम आपका क्या कहलाता है, ओस्टवाल का तनुता नियम के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। और वही हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य को क्या करने पर भाई, जल में घोलने पर उसका आंशिक रूप से आयनन होता है, तो हमने क्या लिख दिया कि जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है उसको जल में क्या करते हैं, अगर घोल देते हैं तो उसका आंशिक रूप से आयनन होता है। इस प्रकार आयनन होता है, आंशिक रूप से क्या होता है, आयनन होता है। इससे दुर्बल विद्युत अपघट्य इससे संबंधित यही हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर हम जैसे ही क्या करते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य को जल में घोलते हैं तो उसका आयनन क्या होता है आपका, कम होता है। इस प्रकार जो दुर्बल विद्युत अपघट्य का जो आयनन स्थिरांक होता है और उसका जो वियोजन के जो क्या होता है हमारा जो आयनन जो स्थिरांक होता है और जो आयनन की जो मात्रा होता है, उन दोनों के बीच जो क्या होता है हमारा जो संबंध है उसको ओस्टवाल ने क्या किया है, अपने नियम में क्या किया है, प्रदर्शित किया है। तो इसको हम आगे क्या कर सकते हैं, इस प्रकार दुर्बल विद्युत अपघट्य में आयनन की मात्रा और वियोजन स्थिरांक, आयनन स्थिरांक के मध्य संबंध को ओस्टवाल, है ना, नामक वैज्ञानिक ने अपने ओस्टवाल नामक वैज्ञानिक ने क्या किया है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि इस प्रकार से दुर्बल विद्युत अपघट्य में आयनन की मात्रा और आयनन स्थिरांक के मध्य संबंध को ओस्टवाल नामक वैज्ञानिक ने क्या किया है, बताया है। ओस्टवाल नामक वैज्ञानिक ने बताया है जिसे ओस्टवाल का तनुता नियम कहते हैं, जिसे ओस्टवाल का तनुता नियम कहते हैं, वाल का तनुता नियम कहते हैं।
तो इस तरीक़े से हम बता सकते हैं कि जो प्रबल विद्युत अपघट्य होता है उसका आयनन क्या होता है आपका ज़्यादा होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य आयनन क्या होता है आपका कम होता है। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य में जो भी आयनन की मात्रा होता है, किसमें हमारा भाई, दुर्बल विद्युत अपघट्य में जो क्या होता है आयनन की जो क्या है मात्रा है और उसका जो आयनन स्थिरांक है, उन दोनों के बीच जो संबंध है उसको ओस्टवाल नामक वैज्ञानिक ने अपने जो है एक नियम के रूप में उसको क्या किया है बताया है, जिसे हम क्या बोलते हैं ओस्टवाल का क्या कहते हैं नियम कहते हैं। और वही हम जो है आगे ओस्टवाल से रिलेटेड जो हमारे क्या हैं नियम हैं उससे हम कुछ डेरिवेशन क्या करने वाले हैं यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम आगे क्या देखेंगे, ओस्टवाल तनुता नियम के जो नियम हैं उसको किस प्रकार से दर्शाया गया है उसको हम लोग देखते हैं। तो जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है जिसका आयनन कम रूप से होता है, उस विलयन को देखने पर उसमें जो आयनित और जो अनायनित अणु होता है उनके मध्य क्या होता है आपका साम्यावस्था पाया जाता है और उसमें जो है एक दूसरे के बीच क्या होता है साम्यावस्था पाया जाता है। और यहाँ पर एक जो है दुर्बल विद्युत अपघट्य का एक उदाहरण लिया गया है और उससे जो भी हमारा ओस्टवाल का जो तनुता नियम होता है उसको क्या किया गया है यहाँ पर समझाया गया है। तो इसको हमको क्या करना है अभी समझना है। तो लिख सकते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य में, दुर्बल विद्युत अपघट्य में, दुर्बल विद्युत अपघट्य में, दुर्बल विद्युत अपघट्य में, अपघट्य में आयनित, आयनित और अनायनित, अनआयनित, आयनित अणु के मध्य है ना, अनायनित आयन के मध्य या अणु के मध्य, अणु के मध्य साम्यावस्था, साम्यावस्था स्थापित रहता है, स्थापित रहता है। साम्यावस्था क्या रहता है भाई, स्थापित होता है, होता है। क्या होता है हमारा साम्यावस्था स्थापित होता है। तो आप देख लेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्य का जो भी जली विलयन होता है उस जली विलयन की अगर हम बात करें तो उसका विलयन में जो जितना आयनित हुआ है उसका और जो आयनित नहीं हुआ है या साम्यावस्था के दौरान जो हमारा बन रहा है बिगड़ रहा है उन दोनों के मध्य क्या होता है साम्यावस्था स्थापित रहता है। यहाँ पर हम एक क्या करते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य के जो है से रिलेटेड एक चर्चा करते हैं। यहाँ पर माना ए बी एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है। माना ए बी क्या है भाई हमारा, ए बी दुर्बल विद्युत अपघट्य है, अपघट्य है जिसमें ए बी है ना की सांद्रता, जिसमें ए बी की सी सांद्रता 1 लीटर विलयन में घुला है ना, जिसमें ए बी की सांद्रता 1 लीटर विलयन में क्या होता है हमारा उपस्थित होता है, जिसका वियोजन स्थिरांक अल्फा है, जिसमें वियोजन स्थिरांक क्या है हमारा अल्फा है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है हमारा ए बी एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है और जिसकी जो मात्रा है जो सांद्रता है उसको सी से दर्शाते हैं और ये पर लीटर विलियन में उपस्थित है, जिसमें वियोजन की जो मात्रा है वो हमारा क्या है अल्फा है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं इसके लिए डेरिवेशन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं इसके लिए डेरिवेशन करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले ए बी ये हमारा क्या होता है हमारा ए बी है, तो यहाँ से हम लोग लिख दिए ए बी। अब ये क्या करता है जब टूटता है तो ये क्या बनाता है ए प्लस बनाता है और बी क्या बनाता है हमारा माइनस बनाता है। ये हम लोग क्या करते हैं पहले से जानते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं द्रव्य क्रियानुपाती नियम लागू करने पर, द्रव्य क्रियानुपाती नियम लागू करने पर, नियम क्या करने पर हमारा लागू करने पर, बट यहाँ से हम लोग क्या करते हैं इसको हम लोग कुछ और कर देते हैं। तो यहाँ पर ए बी क्या है दुर्बल विद्युत अपघट्य है जो टूटने के पश्चात क्या देता है ए प्लस देता है और बी माइनस देता है, जिसमें इसकी सांद्रता क्या है हमारा पहला ये हमारा सी है
और इसका स्टार्टिंग में सांद्रता क्या होता है, 0 होता है। क्यों? क्योंकि ए बी से ए और बी बनता है, तो भाई ए बी जब तक टूटेगा नहीं तब तक ए बी बनेगा नहीं। इसलिए प्रारंभ में इसकी जो सांद्रता होता है, इसकी जो मात्रा होता है ए प्लस का और बी माइनस का, वो क्या होता है, 0 होता है। क्योंकि ए बी अभी क्या है, स्थिर है, वो अभी वियोजन करना स्टार्ट नहीं हुआ है। इसलिए इसकी जो मात्रा है ए बी का, उसको हम सांद्रता के तौर पर दर्शा रहे हैं, जिसको सी माने हैं। तो ये क्या होता है, स्टार्टिंग में इसका मात्रा क्या होता है आपका, सी होता है। और जैसे जैसे क्या होते जाता है आपका, टूटते जाता है, तो ये हमारा बनते जाता है। तो प्रारंभ में अगर हम देखेंगे, किसमें देखेंगे, अगर प्रारंभिक स्थिति में जो है ए बी की जो सांद्रता होता है हमारा, क्या होता है हमारा, इस प्रकार से प्रारंभ में सी रहता है और ए प्लस और बी की मात्रा क्या होता है आपका, 0 रहता है। लेकिन जैसे ही इसमें क्या होता है, वियोजन होता है, तो इसका क्या हो जाता है, इनमें भी क्या होता है, सांद्रता आता है, इसमें भी वियोजन होता है, यहाँ भी सांद्रता होता है, इसमें भी क्या होता है आपका, वियोजन होता है। तो ये प्रारंभ में हो गया। फिर जैसे ही इसमें वियोजन क्या हो जाता है आपका, स्टार्ट हो जाता है, अंतिम बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ए बी क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्य है और ये टूट करके ए प्लस और बी माइनस बना सकता है। तो प्रारंभ में देखा जाए तो ए बी स्थिर रहता है, तो इसलिए उसकी सांद्रता सी होता है और ए और बी क्या होता है, 0 रहता है। लेकिन जैसे ही ए बी जिसकी सांद्रता सी है, उसमें क्या होता है, वियोजन होता है। पहले एक कण था जिसमें क्या होता है, वियोजन होता है, तो इसको 1 माइनस अल्फा से दर्शाते हैं। तो पहले सांद्रता सी था, लेकिन जैसे इसमें वियोजन होता है, मतलब 1 माइनस अल्फा होता है, तब जा करके क्या होता है, इनका सांद्रता सी और इनका सांद्रता सी और वियोजन की मात्रा सी अल्फा के रूप में क्या होता है, ये प्राप्त होता है। क्योंकि वियोजन से मिल रहा है, वियोजन से मिल रहा है तो अल्फा, और चूंकि इसका भी सांद्रता है तो सी अल्फा से क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, द्रव्य क्रियानुपाती नियम क्या लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं द्रव्य क्रियानुपाती, यहाँ कैसे करते हैं हम लोग, नियम से। तो द्रव्य क्रियानुपाती नियम क्या होता है भाई, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये के बराबर होता है और के का मान जो है, पहले हम किसको लिखते हैं, ए हमारा प्लस वाला को पहले लिखते हैं और माइनस वाला को बाद लिखते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ए प्लस की सांद्रता और बी क्या हो जाता है हमारा, माइनस की सांद्रता, डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाता है आपका ए बी की सांद्रता। अब देखो यहाँ पर ए का मान बी का मान अलग है, ए बी का मान अलग है, तो इसी को आगे क्या कर सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ की इसकी मान कितना दिया है, ए का मान क्या दिया है हमारा, सी अल्फा दिया है, इधर भी क्या दिया है आपका, सी अल्फा, और ए बी का मान क्या दिया है हमारा, सी, और ये 1 माइनस क्या दिया है हमारा, अल्फा यहाँ पर दिया गया है। तो इस मान को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, रख देते हैं। यही रियल में क्या होता है आपका, ओस्टवाल की जो तनुता नियम होता है, उसका क्या होता है आपका, सूत्र होता है। तो इसको आप चाहेंगे तो समीकरण क्या कर सकते हैं, इसको दे सकते हैं, ठीक है। जैसे समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, मान लीजिए 2 1 कर देते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 कर देते हैं, यहाँ पर इसको क्या करते हैं, 3 करते हैं। तो समीकरण जो क्या होता है हमारा, समीकरण 3, ठीक है, ओस्टवाल के है ना, हमारा क्या होता है, तनुता नियम का क्या होता है, सूत्र है। क्या है हमारा, ये सूत्र है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। या तो इसी को और आगे आप क्या कर सकते हैं, इसको बढ़ा करके दूसरा को भी कर सकते हैं, ठीक है, चाहेंगे तो। कैसे करेंगे इसको, अगर हम इसमें और इसको आगे बढ़ाएं तो आगे क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, के बराबर, यहाँ पर क्या होता है, देखो एक सी और एक सी क्या हो जाता है हमारा, कट जाता है। तो उस स्थिति में माइनस नहीं है ना भाई, इंटू में है, तो ये क्या हो जाता है हमारा, के बराबर एक हमारा क्या हो गया, ख़त्म हो गया। इस स्थिति में हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाता है हमारा, सी अल्फ़ा है। तो उस स्थिति में इसको और थोड़ा सा हम लोग यहीं पर करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसको रख देते हैं, तो कैसा होता है उसको देखते हैं। तो ये कितना हो गया हमारा, के बराबर कितना हो जाता है हमारा, ये हो जाएगा सी अल्फ़ा, और ये हमारा इंटू करके क्या हो जाएगा आपका, सी अल्फ़ा, सी ये हो गया अल्फ़ा, और ये क्या हो जाता है आपका, सी अल्फ़ा, डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाता है हमारा, सी 1 माइनस क्या हो जाता है आपका, अल्फ़ा हो जाता है, ये हो जाता है सी, और ये क्या हो जाता है हमारा 1 माइनस क्या होता है आपको, अल्फ़ा को क्या करता है, शो करता है। आगे अगर हम देखें तो के बराबर क्या हो जाता है हमारा, सी और सी क्या हो जाता है, कैंसल हो जाता है। तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये हो जाता है हमारा सी अल्फ़ा स्क्वायर को क्या करता है आपका, प्रदर्शित करता है, डिवाइडेड बाई क्या होता है आपका 1 माइनस क्या होता है आपका, अल्फ़ा को क्या करता है, दर्शाता है। अब यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाता है, के इक्वल टू क्या होता है, सी अल्फ़ा स्क्वायर। यहाँ पर
आपका जो क्या होता है, आपका जो 1 माइनस अल्फ़ा जो कि हमारा क्या होता है, हमारा वियोजन स्थिरांक होता है। ये हमारा क्या होता है, वियोजन स्थिरांक होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, वियोजन स्थिरांक होता है। कौन, हमारा 1 माइनस जो अल्फ़ा होता है, ये वियोजन स्थिरांक होता है। और यहाँ दुर्बल विद्युत अपघट्य है ना, दुर्बल विद्युत अपघट्य है तो इसका वियोजन क्या होता है, बहुत कम होता है। मतलब इसका जो मान होता है 1 से क्या होता है, कम होता है, इसलिए इसका मान स्थिर मान लिया जाता है। तो ये के बराबर कितना हो जाता है हमारा सी, और ये क्या हो जाता है हमारा अल्फ़ा स्क्वायर क्या हो जाता है आपका प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर सी ए हो जाता है के, और ये क्या हो जाता है हमारा सी अल्फ़ा स्क्वायर क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जो क्या होता है अल्फ़ा स्क्वायर करते हैं। अगर हम अल्फ़ा स्क्वायर को, इसमें स्क्वायर को हटाएं तो ये क्या हो जाता है हमारा अंडर रूट क्या हो जाता है हमारा सी अपान क्या हो जाता है हमारा के को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। या सी अपान एक को जो है हम प्रदर्शित करते हैं, या इसको उल्टा लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर क्या करते हैं, पक्षांतरित अगर करते हैं तो ये कितना हो जाता है हमारा, ये अल्फ़ा हो जाता है। अल्फ़ा स्क्वायर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सी अपान क्या हो जाता है हमारा के, नहीं के अपान क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाता है हमारा के अपान क्या हो जाता है, सी प्राप्त हो जाता है। अब स्क्वायर को जब हटाते हैं तो ये अंडर रूट क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है के अपान सी को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो फाइनली हमको क्या हो जाता है, एक यौगिक जो है या एक सूत्र क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये अल्फ़ा हो गया, और अंडर रूट कितना हो जाता है हमारा के अपान क्या हो जाता है आपका, के अपान क्या हो जाता है भाई, सी को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से एक सूत्र हमको क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। और ये जो आपको सूत्र मिला है, मान लो ये सूत्र नंबर हमारा कौन है, 3rd नंबर है। तो यहाँ से जो सूत्र होता है यही आपका ओस्टवाल के जो क्या होता है, जो तनुता नियम है उसको प्रदर्शित करता है। और इसके आधार पर क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य में जो वियोजन की मात्रा जो अल्फ़ा होता है उसका जो मान होता है वो सांद्रता सी के क्या होता है, व्युत्क्रमणपाती होता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ आगे लिख सकते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य, अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य का वियोजन, वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा मतलब अल्फ़ा का मान है ना। तो यहाँ पर बोल सकते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य में जो वियोजन की मात्रा होता है का मान सांद्रता के, सांद्रता के वर्गमूल के, वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है या होती है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये जो हमारा समीकरण है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। सी क्या होता है, सांद्रता को क्या करता है, शो करता है। सी किसको करता है, सांद्रता को शो करता है। और ये अल्फ़ा क्या होता है, वियोजन की मात्रा को शो करता है। तो कोई भी दुर्बल विद्युत अपघट्य में जो वियोजन की मात्रा अल्फ़ा है उसका जो मान होता है वह दुर्बल विद्युत अपघट्य के सांद्रता के वर्गमूल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्योंकि यदि यहाँ पर इसको आगे हम क्या करें और लिखना चाहें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यदि 1 मोल जो भी हमारा क्या होता है, हमारा जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है, यदि वो भी लीटर में क्या हुआ है, घुला हुआ है, तो उस स्थिति में इसकी मात्रा हम आगे लिख सकते हैं चाहेंगे तो, ठीक है। यदि यहाँ पर लिख सकते हैं, यदि 1 मोल है ना विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य भी लीटर विलियन में क्या हुआ है, घुला है, विलियन में घुला है, घुला है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सी जो होता है वो 1 अपान क्या होता है, भी के क्या होता है हमारा बराबर होता है। तो उस स्थिति में सी की जगह हम क्या कर सकते हैं, भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये अल्फ़ा इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अब के होगा तो ये क्या हो जाता है, के अपान क्या हो जाता है हमारा भी क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है अंडर रूट के तौर पर, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका अल्फ़ा इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाता है आपका जो है के अपान क्या हो जाता है, भी किया जा सकता है, बट ये ज़्यादा बेटर है, यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा
जो है एक ओस्टवाल के तनुता नियम के जो है बारे में। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। इसमें ओस्टवाल के जो तनुता नियम होता है उसका सीमा भी होता है भाई। क्या होता है हमारा, सीमा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं ओस्टवाल के तनुता नियम की सीमा। तनुता नियम की क्या देखेंगे हम लोग, सीमा। सीमा में क्या होता है हमारा, पहली बात तो ओस्टवाल की तनुता नियम की अगर हम सीमा देखें तो यह नियम केवल दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए ही लागू होता है। दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए ही लागू होता है, के लिए ही लागू होता है। तो एक कम से कम इसमें क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और इसमें जो वियोजन स्थिरांक या जो आयनन स्थिरांक होता है के का मान दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए स्थिर होता है। और दूसरा लिख सकते हैं, है ना, कि आयनन स्थिरांक के का मान केवल दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए ही स्थिर होता है। ठीक है, के मान केवल दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए ही क्या होता है हमारा, स्थिर होता है। तो ये हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो सीमा है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ओस्टवाल के नियम के कुछ क्या है, अनुप्रयोग हैं। तो पहला चीज़ तो ये लिख सकते हैं कि ओस्टवाल का जो नियम होता है वो दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए जो साम्य क्या बोलते हैं आयनन स्थिरांक है उसका हम क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं आपका, है ना, ओस्टवाल नियम से, ओस्टवाल के तनुता नियम से दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए आयनन स्थिरांक की क्या कर सकते हैं हम लोग, गणना कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से हम इसको क्या कर लेते हैं, बता लेते हैं। तो गणना कर सकते हैं। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, ओस्टवाल के तनुता नियम से हम लोग वियोजन स्थिरांक की गणना कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं ओस्टवाल के तनुता नियम से है ना, वियोजन स्थिरांक मतलब क्या होता है हमारा, ये अल्फा की गणना कर सकते हैं। तो ये हो गया। और ये हमारा होता है अल्फा वियोजन स्थिरांक। और ये हमारा क्या होता है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेम्डा एक होता है हमारा, ये इस प्रकार से। और यहाँ पर क्या होता है, आयतन होता है। और एक लेमन अनंत तनुता पर। तो इस प्रकार से दो अनुप्रयोग यहाँ से कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका ओस्टवाल से रिलेटेड कुछ बातें। चलिए अब आगे चलते हैं। इससे रिलेटेड कुछ आपके बुक में गणित वाला प्रश्न दिया है, तो आप निम्न फार्मूला में रख करके उस मान को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं भाई। ठीक, इतना में आपका ये खत्म हो गया। अब हम चलते हैं अम्ल और क्षार के सिद्धांत। किसके पास चलते हैं हम लोग, अम्ल एवं क्षार के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ एसिड, है ना, एसिड एंड बेस बोल सकते हैं। तो आप इसके बारे में शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं, है ना, बहुत सारे इसमें सिद्धांत प्रचलित हैं। फिलहाल जो है आपका सबसे परिचय अगर हम अम्ल और क्षार से करें तो ये दोनों क्या होता है, आप इसको आप क्या करते हैं, जानते भी हैं, पढ़े हैं। तो शुरू में अम्ल को परिभाषित करने के लिए, क्षार को परिभाषित करने के लिए, और जो है स्वाद के आधार पर इसको क्या किया जाता था, बोला जाता था। अम्ल उन पदार्थों को कहते हैं, अगर प्रारंभिक स्थिति में देखें तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। और जो नीले लिटमस पेपर होते हैं उसको क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल कहते हैं। और जो स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। और
जो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप स्वाद के आधार पर क्या कर सकते हैं, अम्ल और क्षार को क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। पहला अम्ल अर्थात एसिड, तो क्या होते हैं, वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं भाई, खट्टे होते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं वे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं, हमारे खट्टे होते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं भाई, लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग पहले क्या कर सकते हैं, अम्ल को परिभाषित कर सकते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं भाई, लाल कर देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे HCl है ना, बट HCl को हम लोग खाएंगे नहीं, है ना। उसके बाद आपका H2SO4, इसको भी खा नहीं सकते हैं, बट हम लोग सिट्रिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बट उदाहरण के लिए ठीक है। और उसी प्रकार क्षार की बात करें तो वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होते हैं और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो इस तरीक़ा से प्रारंभिक जो भी परिभाषा है आप क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। उदाहरण NaOH है, NH4OH है, ये हमारे क्या होते हैं, क्षार के उदाहरण होते हैं। तो जब शुरू में क्या किया गया, मतलब क्षार को बताया गया, तो उस स्थिति में बताया गया कि वे पदार्थ जो क्या होते हैं हमारे भाई, स्वाद में क्या होते हैं हमारे, इस प्रकार से खट्टे होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो है अम्ल कहते हैं। और वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होते हैं उसे क्षार कहते हैं। उसके अलावा लिटमस पेपर के आधार पर बोलेंगे तो जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर दे, लाल कर दे, उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। और जो लाल लिटमस पेपर को क्या कर दे, नीला कर दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। आपने देखा होगा भाई, लिटमस पेपर 2 प्रकार का लिटमस पेपर होता है, एक हमारा रेड लिटमस पेपर होता है और एक हमारा क्या होता है, हमारा ब्लू लिटमस पेपर होता है। आपके लैब में देखे होंगे इस प्रकार से पतला पतला सा आपका रहता है, एक रेड कलर का होता है और एक कैसा होता है, हमारा ब्लू कलर का होता है। ठीक है, तो 2 प्रकार का क्या होता है आपका लिटमस पेपर होता है, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। और ये लिटमस पेपर होते हैं ना, वो अम्ल क्षार को चेक करने के लिए होता है, क्योंकि हर चीज़ को चखा नहीं जा सकता है, हर चीज़ को छुआ नहीं जा सकता है। तो जो चखने लायक है उसको तो चेक के चलो ठीक है, चेक करके हम लोग पता कर लिए, हाँ भाई ये खट्टा लग रहा है मतलब ये अम्ल है, कड़वा लग रहा है वो क्षार है। बट बाकी चीज़ को ऐसा नहीं कि सभी अम्ल को हम लोग चख पाएंगे या सभी क्षार को चख पाएंगे। कुछ क्षार, कुछ अम्ल बहुत ही हानिकारक होता है, उसको छूना तो दूर के बाद, है ना, चखना तो दूर के बाद छूना बड़ा वो है, रहता है हमारा, हानिकारक रहता है। तो उसके लिए लिटमस पेपर का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। डुबा के देखते हैं आप, अगर वो लाल वाला नीला हो गया तो समझो क्षार है, और नीला वाला लाल हो गया तो मतलब अम्ल है। तो प्रारंभिक परिभाषा आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं या बता सकते हैं कि अम्ल क्या होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में क्या होते हैं, आपके खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को क्या करते हैं, लाल कर देते हैं। उसी प्रकार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मैं 2-3 उदाहरण लिख दिया हूँ, और भी उदाहरण हैं आप देख सकते हैं। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं, उसे क्षार कहते हैं। ये NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे क्षार के क्या हैं, उदाहरण हैं। अब देखो, ये तो प्रारंभिक परिभाषा था, और ये अपने हिसाब से क्या कर दिया था, अम्ल की परिभाषा और क्षार की परिभाषा दे दिया गया था। लेकिन क्या सभी अम्ल को हम चख पाएंगे, क्या हम सभी क्षार को चख पाएंगे? तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम सभी अम्ल को चख लें या सभी क्षार को क्या कर लें, चख लें।
तो उस स्थिति में जो है फिर और बहुत सारे फिर जो है आपका अम्ल क्षार का जो सिद्धांत है वो धीरे धीरे क्या किया गया, निकाला गया। ये प्रारंभिक था, लेकिन कुछ वहाँ पर बोल सकते हैं समस्या आया। कुछ हमारे ऐसे पदार्थ जो है अम्ल थे, बट उसका स्वाद हम लोग नहीं चख पा रहे थे। तो ऐसे समस्या को दूर करने के लिए फिर कुछ सिद्धांत जो कि अम्ल और क्षार से रिलेटेड है वो दिया गया, जिसको हमको 1 बाय 1 के पढ़ना है। आगे है हमारा आर्हेनियस सिद्धांत। क्या है हमारा? आर्हेनियस जिसको बोलते हैं का जो है अम्ल क्षार संकल्पना ये दिया गया है, इसको हमको पढ़ेंगे। तो जो सिद्धांत दिया गया उस सिद्धांत में पहला जो सिद्धांत आया वो आया हमारा किसका? आर्हेनियस का, जिसे आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस कहते हैं। तो यहाँ पर आर्हेनियस ने अम्ल क्षार को कैसे बताया? इन्होंने ये जो बात है उसको लगभग 1884 बोल सकते हैं। तो 1800 जो क्या होता है हमारा 84 है। इस 84 में जो आपका आर्हेनियस नाम का जो वैज्ञानिक था, उन्होंने अम्ल और क्षार से रिलेटेड कुछ अपना सिद्धांत क्या किया, प्रतिपादित किया गया है ना, जिसे हम आर्हेनियस के अम्ल क्षार संकल्पना के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उसको आप लिख सकते हैं भाई 1884 में जो भी आर्हेनियस नाम का जो वैज्ञानिक था, उन्होंने अम्ल को और क्षार को समझाने के लिए अपना एक संकल्पना प्रस्तुत किया, जिस संकल्पना को हम क्या कहते हैं? आर्हेनियस के अम्ल क्षार संकल्पना कहते हैं। इनके अनुसार, किनके अनुसार? आर्हेनियस के अनुसार ना, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिसको जल में क्या करते हैं, अगर घोल देते हैं तो वहाँ पर वो H+ आयन देता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अम्ल कहते हैं। तो आप चाहेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिन्हें जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं। तो आर्हेनियस ने अपने हिसाब से क्या कर दिया, बता दिया कि वे पदार्थ जिनको अगर हम क्या करते हैं, जल में क्या कर देते हैं, घोल देते हैं, तो कौन सा आयन देते हैं? H+ आयन देते हैं। उसे क्या बोलते हैं? अम्ल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं भाई? अम्ल कहते हैं। तो इस प्रकार से आप अम्ल को क्या कर सकते हैं? आर्हेनियस के अनुसार बता सकते हैं। तो आर्हेनियस साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिन्हें जल में घोलने पर क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे हमारे पास उदाहरण दिया गया है, उदाहरण आप क्या कर सकते हैं? आप लिख सकते हैं। उदाहरण क्या है, इसको लिख सकते हैं। जैसे हमारा HCl है, क्या है हमारा? HCl है। इसको हम लोग क्या करते हैं? जल में क्या करते हैं? जब घोल देते हैं तो ये हमारा क्या देता है? H+ आयन, और Cl क्या देता है हमारा? माइनस आयन देता है। इसलिए हमारा क्या होता है? HCl क्या है? अम्ल है। अगर हम H2SO4 की बात करें, ये भी अम्ल होता है भाई, है ना। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है हमारा? ये 2H+ आयन, और क्या करता है हमारा? SO4 क्या होता है हमारा? 2- आयन देता है। तो यहाँ पर देखो ये हाइड्रोजन दे रहा है, इसलिए अम्ल है। अगर हम नाइट्रिक अम्ल ले लेते हैं, ठीक है, HNO3 जिसको हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो नाइट्रिक अम्ल क्या करता है हमारा? ये H+ आयन देता है, और NO3 क्या होता है आपका? माइनस आयन देता है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, आप क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। तो फिलहाल तो आप बोल सकते हैं कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो आपके क्या होते हैं? आपके जल में घुलने के बाद क्या देते हैं? आपके H+ आयन देते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? हम लोग अम्ल कहते हैं। अगर हम क्षार की बात करें तो बोल सकते हैं कि क्षार वे पदार्थ होते हैं, तो इसको भी आप लिखना चाहेंगे तो इसके अनुसार लिख सकते हैं। आर्हेनियस के अनुसार क्षार वे पदार्थ होते हैं, क्षार वे पदार्थ होते हैं जिन्हें जल में घोलने पर क्या करते हैं भाई? OH- आयन देते हैं। OH- आयन देते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। किसके अनुसार? तो ये हमारा होता है आपका
आर्हेनियस के अनुसार। तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं हमारे, या जिन्हें जल में क्या करने पर, घुलने पर क्या करते हैं आपके जो है OH माइनस आयन देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हम लोग जो है अम्ल क्षार के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो उदाहरण में आप लिख सकते हैं भाई, जैसे NaOH है, अगर आप इसको क्या करते हैं पानी में क्या करते हैं घोल देते हैं, ये क्या करता है Na प्लस आयन देता है और OH क्या करता है आपका माइनस आयन देता है। मतलब हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक क्षार होता है। इसी प्रकार अगर हम क्या करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब हम क्या करते हैं पानी में घोलते हैं तो ये अमोनियम प्लस चार्ज और OH क्या करता है आपका माइनस चार्ज देता है। तो ये भी हमारा क्या कहलाता है, आपका क्षार कहलाता है। तो इस तरीक़ा से आर्हेनियस ने अपने संकल्पना में बता दिया भाई कि अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है। इसको आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, और उदाहरण भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं। तो इस तरीक़ा से अम्ल जो क्षार है उसको क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। अब देखो अम्ल क्षार तो अपने तरीक़े से क्या कर दिया, वो बता दिया, लेकिन अम्ल क्षार की अगर हम बात करें तो अम्ल क्षार का जो आर्हेनियस का जो सिद्धांत है उसके अनुसार ठीक बताया गया, बट इसमें उनके सिद्धांत में कुछ सीमा रह गया जिसको बताना चाहिए बट वो नहीं बता पाया। तो उसको हमको थोड़ा सा क्या करना है, यहाँ पर देखना है उसका क्या सीमा रह गया। पहला है हाइड्रोजन आयन की प्रकृति। किसका, हाइड्रोजन आयन की प्रकृति। क्योंकि हमारा जानते हैं, भी पढ़े हैं कि जो भी हमारा क्या होता है जल में जब घोलते हैं तो वहाँ से हमारा क्या होता है आपका, यहाँ से एक H प्लस आयन मिलता है, और ये जो H प्लस आयन होता है इनका आकार बहुत छोटा होता है। ये जो धन आयन का होता है आकार बहुत क्या होता है, छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। उसका ये हमारा हाइड्रोजन आयन होता है उसका आकार बहुत क्या होता है, छोटा होता है। इनका साइज लगभग हम लोग 10⁻18 बोल सकते हैं। 10 कितना होता है हमारा 18। ये आपका इस प्रकार से इनका आकार होता है, मतलब बहुत छोटा आकार होने के कारण ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है भाई, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो हमारा जो क्या होता है, हम पढ़े हैं अभी कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में क्या करता है, H प्लस आयन देता है। तो H जो प्लस आयन होता है वो धन आयन के रूप में रहता है और इसका आकार बहुत ही क्या होता है, छोटा होता है। अप्रॉक्सीमेटली हम लोग बोल सकते हैं 10⁻, है ना, 18, मतलब नहीं के बराबर हम लोग बोल सकते हैं, बहुत छोटा होता है। ठीक है, इतना हमारा क्या होता है, इसका आकार छोटा होता है और ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। इसलिए क्या करता है, ये जो है जल के अणु के साथ, किसके साथ, जल के अणु के साथ क्या कर लेता है, ये हमारा ये बंद बना लेता है, क्योंकि प्लस है तो ये इसको खींच लेता है। ये हमारा H3 प्लस के रूप में क्या होता है, जल में क्या होता है, पाया जाता है। तो छोटा होने की वजह से वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है, फ्री अवस्था में नहीं होता है, बल्कि वो जल के अणु के साथ, क्योंकि पानी में ही घोल रहे हैं और वहीं पर H प्लस मुक्त हो रहा है, तो वो जो H प्लस होता है ना, मुक्त होता है, वो पानी के साथ क्या करता है, संयोग कर लेता है और एक हाइड्रोनियम आयन में क्या हो जाता है, बदल जाता है। किसमें, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। H3O प्लस को क्या बोलते हैं भाई, H3O प्लस बोलते हैं ना इसको। तो इस रूप में क्या पाया जाता है, जल में H क्या होता है, पाया जाता है। मतलब H प्लस के रूप में ना रह के वो किस रूप में रहता है, H3O प्लस के रूप में रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। इस तरह लिखते वक्त दोनों लिखते हैं, हमारा आपका H3O प्लस भी सही है और इसी के जगह H प्लस लिखेंगे तो भी सही है। तो दोनों में से आप कोई लिख सकते हैं, बट H प्लस जो है पानी के साथ मिलके इस अवस्था में पाया जाता है तो H3O प्लस रहता है, बट आप दोनों में से किसी को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये इसका पहला क्या है, समीकरण है। दूसरा सीमित क्षेत्र है ना, यहाँ पर हम लोग जो है सब में इसको जो है लागू नहीं कर सकते हैं कि सभी जो है जल में क्या हो सके, घुल सके, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते हैं, है ना। और सभी पानी में घुले, इसलिए इसका क्षेत्र बहुत सीमित था, इसलिए इसको नकार दिया गया। और कुछ पदार्थ के अम्लीय और क्षारीय अभिलक्षणों को व्याख्या नहीं कर पाया, जैसे SO2 CO2 है ना, ये हो गया। उसके अलावा NO2, ये हमारे ऐसे हैं जो कि अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि जल में इसको जब घोल देंगे ना, किसको किसको, जैसे SO2 को आप घोल देते हैं जल में, या CO2 को आप जल में घोल देते हैं, या NO2 को जल में क्या करते हैं, घोल देते हैं, तो ये अम्ल बनाते हैं। ठीक है, और वही तो बोल रहा है हमारा, तो SO2 हो गया, Cl2 हो गया,
NO2 हो गया। जैसे अगर हम क्या करते हैं SO2 को जल में क्या करते हैं घोल देते हैं तो ये हमारा H2SO3 बनाता है, सल्फ्यूरस अम्ल बोलते हैं इसको। उसी प्रकार अगर कार्बन डाइऑक्साइड को आप क्या करते हैं पानी में क्या करते हैं घोलते हैं तो ये हमारा क्या होता है H2CO3 कार्बोनिक अम्ल बनाता है, कार्बनिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है हमारा कार्बनिक अम्ल बना लेता है। और अगर हम NO2 को घोल दें जल के साथ तो ये हमारा क्या हो जाता है नाइट्रिक अम्ल बना लेता है। क्या बनाता है हमारा नाइट्रिक अम्ल। तो देख रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, उसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, जल में घुल करके क्या कर रहे हैं अम्ल के भांति व्यवहार कर रहे हैं। तो इनकी व्याख्या इस सिद्धांत के द्वारा नहीं किया जा सका। भाई सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में घोलोगे तो हाइड्रोजन तो नहीं देगा लेकिन तो अम्ल है, तो इसकी व्याख्या नहीं कर पाए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की व्याख्या नहीं कर पाए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अम्ल है उसकी व्याख्या नहीं कर पाए, क्योंकि पानी में सब घुल करके देखो अम्ल ही दे रहा है लेकिन H+ नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इनकी व्याख्या करने में वो क्या रहे असमर्थ रहे। उसके अलावा और भी हमारे उदाहरण हैं, जैसे आपका अमोनिया है। अमोनिया जो होता है हमारा लुईस क्या होता है क्षार होता है। उसके अलावा और भी हमारे बहुत सारे यौगिक हैं जो कि लुईस क्षार के द्वारा व्यवहार करते हैं, मतलब क्षार हैं, तो इनकी व्याख्या करने में क्या रहे असमर्थ रहे। तो कुछ रीज़न था, जिन रीजनों को या जिन कारणों को है ना ये हमारा आर्नियस जो सिद्धांत था वो नहीं बता पाए, तो इसलिए वो सिद्धांत जो है वहीं पर रुक गया बोल सकते हैं, या ये केवल जली विलयन के लिए लागू होता है हम लोग ये बोल सकते हैं। तो इस तरीक़ा से आप आर्नियस का जो क्या होता है अम्ल क्षार सिद्धांत होता है उसको आप बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि आर्नियस के अनुसार अम्ल किसे कहते हैं, आर्नियस के अनुसार क्षार किसे कहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं इसको क्या कर सकते हैं भाई बता सकते हैं, बताया जा सकता है। परिभाषा एकदम इजी है, छोटा छोटा है, बट उदाहरण लिखना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा सीमा भी हो गया और ये हमारा क्या हो गया आर्नियस सिद्धांत भी हो गया। थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं अम्ल एवं क्षार की प्रबलता सामर्थ्य की तुलना। तो इसमें वही चीज़ दिया गया है, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि अगर H+ देता है तो उसे अम्ल कहते हैं और OH क्या करता है माइनस देता है तो उसे क्षार कहते हैं। तो उसमें प्रबलता की तुलना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों हमारे क्या होते हैं जो आसानी से H+ आयन कर दे तो हम लोग बोल सकते हैं उसको प्रबल अम्ल, और जो आसानी से H+ डोनेट ना करे वो दुर्बल अम्ल। तो इसमें ज़्यादा नहीं है, ये वही चीज़ है जो आप पहले पढ़ चुके हैं। तो एक हो गया हमारा आर्नियस है ना, आर्नियस के अनुसार जो है हम लोग क्या पढ़ लिए अम्ल क्षार सिद्धांत पढ़ लिए। अब यहाँ पर एक साइंटिस्ट है, अम्ल क्षार सिद्धांत को बताने के लिए एक और सिद्धांत दिया गया, एक और थ्योरी आया, और वो थ्योरी यहाँ पर दिया है ब्रॉन्स्टेड लॉरी सिद्धांत है ना। ब्रॉन्स्टेड लॉरी ये हमारा SN ब्रॉन्स्टेड और मॉर्नी लॉरी दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये थ्योरी दिया गया है। ये लगभग 1923 में बोल सकते हैं, 1923 की घटना है जब जो है ये सिद्धांत दिया गया ब्रॉन्स्टेड और किसके द्वारा लॉरी के द्वारा। ये सिद्धांत जो है अम्ल और क्षार से रिलेटेड ये सिद्धांत क्या किया गया दिया गया, और इसके अनुसार भी अम्ल और क्षार को क्या किया गया है यहाँ पर क्या किया गया है समझाया गया है। तो इसको देखेंगे तो अम्ल किसको बोलते हैं किसके अनुसार ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के अनुसार। तो ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के अनुसार जो है आपका अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो है ना आपका H+ आयन है ना, हम ये बोल सकते हैं H+ आयन क्या करते हैं आपके प्रदान करते हैं। ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग जो है अम्ल कहते हैं। तो लिख सकते हैं वे पदार्थ जो प्रोटॉन बोल सकते हैं, प्रोटॉन क्या बोलते हैं उसको प्रोटॉन। वे पदार्थ जो प्रोटॉन मतलब H+ क्या करते हैं त्याग करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग जो है ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के अनुसार क्या कहते हैं अम्ल कहते हैं, तो अम्ल कहते हैं। तो इसके अनुसार किसके अनुसार ब्रॉन्स्टेड और जो लॉरी है उसके अनुसार वे पदार्थ जो हमारा क्या होता है आपका H+ आयन क्या करता है डोनेट करता है उसे हम क्या कहते हैं हम लोग जो है अम्ल कहते हैं। अब जली विलयन में भी चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं वे पदार्थ जो जली विलयन में है ना, जली विलयन में बोल सकते हैं है ना, या जली विलयन में नहीं हम डायरेक्ट यही ज़्यादा अच्छा है हमारा। वे पदार्थ जो हमारा क्या करते हैं प्रोटॉन अर्थात H+ क्या करते हैं त्याग करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं अम्ल कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं अम्ल कहते हैं।
तो वे पदार्थ जो क्या करते हैं हमारा H+ आयन देते हैं, H+ आयन मतलब प्रोटॉन देते हैं, उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, HCl दिया गया है और HCl में अगर हम बात करें तो ये हम क्या करते हैं, जल के साथ जब इसको क्रिया करा देते हैं तो उस स्थिति में क्या करता है हमारा, ये हमारा जो H+ होता है ये टूट जाता है और उस स्थिति में क्या होता है, ये जो H+ होता है किसके पास आ जाता है, जल के पास आ जाता है और ये H3O+ बनाता है और Cl क्या बनाता है आपका, माइनस बनाता है। तो बोल सकते हैं कि वे पदार्थ जो क्या करता है जलीय विलयन में बोल सकते हैं, या वे पदार्थ जो प्रोटॉन क्या करते हैं त्याग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। जैसे HCl क्या करते हैं, जल में जैसे ही घोलते हैं H+ क्या हो जाता है, वहाँ से मुक्त हो जाता है और तब जा करके Cl बनता है। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन क्या हो रहा है, मुक्त हो रहा है जो कि प्रोटॉन होता है, तो इसलिए यहाँ पर HCl क्या होता है हमारा जो होता है वो हमारा क्या होता है, अम्ल को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर हमारा ब्रांस्टेड और लारी कौनसा अम्ल कौन है, हमारा HCl है। उसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं, क्षार को भी क्या कर सकते हैं यहाँ पर बता सकते हैं। तो ले सीख सकते हैं कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में प्रोटॉन, या हम लोग प्रोटॉन लिखते हैं, वे पदार्थ जो प्रोटॉन जलीय विलयन में भी बोल सकते हैं, प्रोटॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, क्षार कहते हैं। तो उसको हम लोग क्षार कहते हैं। तो वे पदार्थ जो क्या करते हैं, हमारा प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, क्षार। और जो वे पदार्थ जो प्रोटॉन देते हैं वो हमारे अम्ल कहलाते हैं। जैसे हम लोग एक उदाहरण लिखते हैं, NH3 दिया है और H2O दिया गया है। अब हम इसको जब करते हैं तो ये H+ आयन और OH- में टूटता है, इसके पास लोन पैराप्ट इलेक्ट्रॉन रहता है, इसलिए एक हाइड्रोजन को अपनी ओर क्या करता है, खींच लेता है। तो यहाँ पर NH3 का क्या हो जाता है, आपका NH4 हो जाता है। NH3 का क्या हो जा रहा है हमारा, NH4 ये प्लस हो जाता है और OH क्या हो जाता है, माइनस, क्योंकि आपका जल जो टूटता है ना वो H+ आयन में टूटता है और OH क्या होता है, माइनस आयन में टूटता है। तो ये H+ आयन और OH- आयन, तो ये कौन ले लिया, ये ले लिया, खींच रहा है, तो NH4 बन रहा है। तो NH4 चूँकि हाइड्रोजन ले रहा है, मतलब कौन हाइड्रोजन ले रहा है हमारा, ये हमारा अमोनिया ले रहा है। तो अमोनिया क्या कहलाएगा, प्रोटॉन ग्राही है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लुईस, या इसको क्षार के श्रेणी में क्या करते हैं, इसको रखते हैं। क्या बोलते हैं, इसको क्षार कहते हैं। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्षार कहते हैं। तो आपको जो है अम्ल क्षार का जो ब्रांस्टेड लॉरी है उसके द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं, अम्ल क्षार को क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, बता सकते हैं भाई। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि ब्रांस्टेड लॉरी के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो किसी अन्य पदार्थ से प्रोटॉन को क्या करते हैं, हमारे ग्रहण करते हैं। तो वे पदार्थ जो प्रोटॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, किसी से, दूसरे पदार्थ से बोल सकते हैं। तो वे पदार्थ जो प्रोटॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, मतलब H+ लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग जो है अम्ल कहते हैं। जैसे HCl क्या कर रहा है हमारा, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन क्या करते हैं, देते हैं, है ना। जैसे HCl क्या कर रहा है, प्रोटॉन दे रहा है ना, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, HCl को अम्ल कहते हैं। और NH3 की बात करें तो प्रोटॉन ले रहा है, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे क्षार कहलाते हैं। तो इस तरीक़े से आप जो परिभाषा है उसको आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है भाई, इतना ही है। अब देखना है हमको उभयधर्मी स्पीसीज। उभयधर्मी क्या देखेंगे, स्पीसीज, है ना, एफोटेरिक स्पीसीज। उभयधर्मी मतलब जिनमें प्रोटॉन देने की और प्रोटॉन ग्रहण करने की दोनों प्रकार की क्या होता है, क्षमता पाई जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उभयधर्मी स्पीसीज बोल सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं वे स्पीसीज जिसमें है ना प्रोटॉन ग्राही है ना और प्रोटॉन त्याग ग्रहण करना। तो वे पदार्थ जिसमें प्रोटॉन त्यागने की और प्रोटॉन ग्रहण करने की दोनों प्रकार की प्रवृत्ति होती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, उभयधर्मी स्पीसीज बोलते हैं।
धर्मी स्पीसीज कहते हैं, उसे उभयधर्मी स्पीसीज कहते हैं, स्पीसीज कहते हैं। तो जिनमें दोनों गुण हो, वो प्रोटॉन दे भी सकता है, प्रोटॉन ले भी सकता है, ऐसे स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं? उभयधर्मी स्पीसीज कहते हैं, उभयधर्मी स्पीसीज कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जो H2 है, ये H2 कैसा है हमारा? उभयधर्मी स्पीसीज है। उभयधर्मी स्पीसीज मतलब इसमें हमारे क्या होते हैं? प्रोटॉन त्यागने की भी क्षमता होता है, प्रोटॉन को ग्रहण करने की भी क्षमता होता है। जैसे अगर हम उदाहरण के लिए देखें तो यहाँ पर जैसे H2O है और एक और H2O है, ठीक है, 2 H2O है। अगर हम इसकी बात करें, दोनों प्रकार का हमारा क्या है, वो H2 यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर दोनों क्षमता इनमें क्या होता है? देखने को मिलता है। अगर इसमें से हम लोग एक को हम देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसको H+ आयन में तोड़ देते हैं और इसको H- आयन में तोड़ देते हैं, तो इनके पास लोन पैरा इलेक्ट्रॉन है। अब देखो ये प्रोटॉन क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका H3O+ हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो हमारा प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है, मतलब ये किसके जैसा व्यवहार करेगा? क्षार के जैसा। और ये H+ क्या कर रहा है? हमारा डोनेट कर रहा है, तो ये किसके जैसा व्यवहार करेगा? हमारा अम्ल के जैसा। देख रहे हैं, ये जो पानी है वो ये क्या कर रहा है? H+ दे रहा है, तो H+ दे रहा है मतलब क्या होगा? वो अम्ल है ना। और ये जो हमारा एक पानी है, ये क्या कर रहा है? उसको ले रहा है, तब तो जाके क्या बन रहा है? हमारा H3O बन रहा है। ये हमारा क्या होता है? क्षार होता है, और इसका नाम क्या होता है? हमारा हाइड्रोनियम आयन होता है, हाइड्रोनियम आयन होता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं? इसको बता सकते हैं। तो बेस्ट उदाहरण में क्या होता है हमारा? ये H2 होता है। अन्य उदाहरण और भी आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं भाई, ठीक है। अन्य उदाहरण की अगर हम बात करें तो अन्य उदाहरण में जैसे H2SO4 की बात करें तो H2SO4 क्या करता है हमारा? अगर ये एक हाइड्रोजन क्या कर दे, मान लो डोनेट कर दे, एक हाइड्रोजन डोनेट कर दे, तो क्या बनेगा हमारा? HSO4 चार्ज बनता है। तो यहाँ पर देखो, वो उस प्लस को दे भी सकता है और उसको वापस क्या कर सकता है? ले भी सकता है। तो यहाँ पर इसमें भी क्या होता है? दोनों प्रकार का गुण पाया जाता है। तो ये हमारा उदाहरण हो गया HSO4। इसी प्रकार हम बात करें H2CO3, अगर इसकी हम बात करते हैं, ठीक है, H2CO3, इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या होता है हमारा? यहाँ से अगर हम ले लेते हैं तो ये हमारा H+ हो जाता है, और ये क्या हो जाता है आपका? HCO3, ये भी माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर आपका ये जो HCO3 होता है, ये भी हमारे क्या होता है? उभयधर्मी स्पीसीज के जैसा व्यवहार करता है। और भी हमारा H2PO4 हाइपोफास्फोरस बोल सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये H+ होता है, और यहाँ पर HPO4 क्या होता है आपका? माइनस होता है। तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं? उभयधर्मी जो स्पीसीज़ है उसके अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं, रखा जा सकता है। तो ये हमारे कुछ हैं स्पीसीज जिसमें दोनों के समान क्या होता है? गुण पाया जाता है, या अब इसको हम क्या करते हैं? रखते हैं। तो ये हो गया आपका। अमोनिया को भी आप ले सकते हैं, आप जो है अमोनिया NH3 होता है, अगर ये एक हाइड्रोजन क्या कर दे? डोनेट कर दे, तो ये NH2 आपका जो है प्लस बोल सकते हैं, या अमोनियम के रूप में क्या होता है? पाया जाता है। बट 3 उदाहरण काफ़ी है, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका उभयधर्मी स्पीसीज क्या होता है, ये आपको क्या हो गया होगा? समझ में आ गया होगा। अम्ल क्षार सिद्धांत ब्रास्टेड लॉरी के अनुसार क्या होता है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये है आपका बहुक्षारकीय अम्ल, या इसी को हम लोग बोलते हैं बहुप्रोटिक अम्ल। बहुक्षारकीय बहुप्रोटिक अम्ल क्या होते हैं? तो वे अम्ल जो एक से अधिक क्या कर सकते हैं? प्रोटॉन क्या कर सकते हैं? त्याग सकते हैं, वो क्या कहलाता है आपका? बहुप्रोटिक अम्ल कहलाता है। तो लिख सकते हैं यहाँ से बहुप्रोटिक अम्ल। बहुप्रोटिक अम्ल क्या होता है? तो लिख सकते हैं हम भाई, वे अम्ल जो एक से अधिक प्रोटॉन क्या कर सकता है हमारा? त्याग सकता है या त्याग करता है। प्रोटॉन त्याग कर सकता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? जो है बहुप्रोटिक अम्ल कहते हैं। बहुप्रोटिक अम्ल कहते हैं। अम्ल
कहते हैं, अम्ल कहते हैं। तो बोल सकते हैं वे अम्ल जो एक से अधिक क्या करते हैं, प्रोटॉन त्यागते हैं, उसे बहुप्रोटिक अम्ल कहते हैं। और अभी हम जो ऊपर में पढ़े हैं यही आपका क्या है, इसके उदाहरण हैं। जैसे अगर हम बात करें H2CO3 की, कार्बनिक अम्ल बोलते हैं, तो ये हमारा क्या करता है आपका, देखें तो ये 2H प्लस डोनेट कर सकता है, प्लस क्या होता है हमारा CO3 -2 को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार हम H2SO4 की बात करें तो H2SO4 भी क्या कर सकता है, 2 हाइड्रोजन क्या करता है, डोनेट कर देता है और SO4 -2 चार बनाता है। तो इस तरीक़ा से इसके उदाहरण हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं भाई, ठीक है। तो बहुप्रोटिक अम्ल क्या होते हैं, ऐसे अम्ल जो एक से अधिक क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन क्या कर सकते हैं, त्याग सकते हैं, ऐसे अम्ल को हम बहुप्रोटिक अम्ल कहते हैं। और ये कुछ अम्ल के क्या है, उदाहरण दिए हैं। H2CO3 है, H2SO4 है, आपका H3PO4 होता है, फास्फोरिक अम्ल जिसको बोलते हैं। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, बहुप्रोटिक अम्ल होते हैं, ठीक। चलिए अब हम चलते हैं आगे, संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार क्या होता है, तो हम इसको आपको पढ़ना है। और ये आपके पेपर में भी पूछा भी जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोल सकते हैं, ठीक है। तो संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार क्या होता है भाई, तो किसी अम्ल द्वारा प्रोटॉन त्यागने से बना क्षार उस अम्ल का संयुग्मी क्षार कहलाता है। पहले मैं परिभाषा लिख देता हूँ। किसी अम्ल द्वारा प्रोटॉन त्यागने से बना क्षार क्या कहलाता है हमारा, किसी अम्ल द्वारा प्रोटॉन त्यागने से बना क्षार उस अम्ल का संयुग्मी क्षार कहलाता है, संयुग्मी क्षार कहलाता है, ठीक है। तथा क्षार द्वारा प्रोटॉन ग्रहण करने पर क्या लिखे, किसी अम्ल द्वारा प्रोटॉन त्यागने से बना क्षार उस अम्ल का संयुग्मी क्षार तथा प्रोटॉन ग्रहण करने पर किसी अम्ल द्वारा प्रोटॉन त्यागने से बना क्षार, ठीक है, उस अम्ल का संयुग्मी क्षार तथा क्षार द्वारा प्रोटॉन ग्रहण करने से बना अम्ल तथा क्षार द्वारा प्रोटॉन ग्रहण करने से बना अम्ल उस क्षार का संयुग्मी अम्ल कहलाता है, संयुग्मी अम्ल कहलाता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, परिभाषा क्या कर सकते हैं भाई, देख सकते हैं कि किसी अम्ल द्वारा प्रोटॉन त्यागने से बना क्षार, कोई अम्ल है और वो प्रोटॉन त्याग देता है तो उससे जो क्षार बनता है उस क्षार को हम लोग उस अम्ल का क्या बोलते हैं, संयुग्मी क्षार कहते हैं। और क्षार द्वारा प्रोटॉन ग्रहण करने से जो बना अम्ल होता है वो उस अम्ल का संयुग्मी या उस क्षार का संयुग्मी अम्ल कहलाता है। कैसे, उदाहरण हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं, उदाहरण से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर दिया है HCl, ठीक है, और साथ में दिया है आपका H2O। अब यहाँ पर अगर हम बात करें H2 और HCl में, तो यहाँ पर जो है अम्ल जो है ये हमारा क्या है, हमारा अम्ल है, ये हमारा क्या है, अम्ल है, और ये क्या है आपका क्षार है। तो ये अम्ल क्या करता है, प्रोटॉन त्याग करता है, ये H+ है, इसको त्याग दिया, तो ये त्यागा हुआ जो हमारा क्या होता है, हमारा जो प्लस होता है उसको कौन ले लेता है, ये ले लेता है। तो ये क्या बनता है हमारा H3O+ बनता है, और यहाँ पर क्या बनता है आपका Cl क्या होता है, माइनस बनता है। तो अम्ल द्वारा प्रोटॉन त्यागने से बना जो क्षार होता है ये हमारा क्या होगा, संयुग्मी क्षार बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, संयुग्मी क्षार बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये हमारा अम्ल होता है, ये क्या होता है, हमारा अम्ल होता है। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, अम्ल द्वारा प्रोटॉन त्यागने से बना क्षार, ये हमारा क्या होता है, अम्ल है, और ये प्रोटॉन त्याग दिया, तो ये हमारा जो बना हमारा क्षार होता है, जिसको हम लोग यहाँ में माइनस से शो कर रहे हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, आपका
संयुग्मी क्षार को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार एक और उदाहरण आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं सेकेंड उदाहरण। जैसे यहाँ पर दिया है HCl प्लस में क्या दिया है हमारा NH3। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या होता है हमारा, ये हमारा फिर अम्ल हो गया। तो यहाँ से अगर हम बात करें, अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, अम्ल द्वारा प्रोटॉन त्यागने से बना क्षार संयुग्मी क्षार, मतलब उस अम्ल का क्या कहलाता है, संयुग्मी क्षार। और क्षार द्वारा, ये हमारा क्या है, क्षार है और ये अगर क्या करता है हमारा, ये अम्ल है, ये क्या हमारा अम्ल है। तो अम्ल द्वारा अब यहाँ पर क्या करेगा, क्षार, तो ये क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो ग्रहण करेगा तो क्या बनाएगा हमारा, अमोनियम। ये हमारा क्या कहलाता है, हमारा अमोनियम। तो इसको अगर हम अमोनियम की हम बात करें तो यहाँ पर वहाँ तो हम लोग लिख सकते हैं, बट इसके साथ करेंगे तो ये H3 क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा आपका Cl। तो इसमें अब बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा क्या हो जाएगा आपका, या इसी उदाहरण से आप समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, इसमें आप कन्फ्यूज होंगे। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, ये हो गया हमारा अम्ल द्वारा प्रोटॉन क्या कर दिया, त्याग दिया, तो उससे बना हमारा जो क्या होगा, जो क्षार होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संयुग्मी क्षार। और ये क्षार था, उस के द्वारा प्रोटॉन ग्रहण कर लिया तो बना अम्ल क्या कहलाता है हमारा, ये संयुग्मी अम्ल कहलाता है। तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संयुग्मी अम्ल कहेंगे, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संयुग्मी क्षार। तो ये बोल रहे हैं अम्ल द्वारा प्रोटॉन त्यागने से बना क्षार जो क्या कहलाता है हमारा, संयुग्मी क्षार। और ये क्षार था, प्रोटॉन ग्रहण कर लिया तो उससे बना अम्ल क्या कहलाता है आपका, संयुग्मी अम्ल कहलाता है। तो इस प्रकार से आप संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। और एक क्वेश्चन आपको क्या कर सकता है, पूछ सकता है, पूछा जा सकता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आप उसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या आप बता सकते हैं कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। तो इस तरीक़े से बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप इसको करेंगे अगर आप जो है, तो इस स्थिति में अगर आप HCl करते हो प्लस क्या करते हो आप NH3 करते हो, तो यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा आपका NH4 प्लस आयन और Cl क्या होगा, माइनस आयन। तो फिर से वही काम हो रहा है, अम्ल द्वारा प्रोटॉन त्यागने से बना क्षार क्या होगा, संयुग्मी क्षार, और क्षार द्वारा प्रोटॉन ग्रहण करने से बना अम्ल क्या कहलाएगा, संयुग्मी अम्ल। तो ये बेस्ट क्या है आपका उदाहरण है, इसको आप रख सकते हैं। चलिए आगे है हमारा अम्लों तथा क्षारों की प्रबलता की तुलना। अम्ल और क्षारों की प्रबलता की क्या करना है हमको, तुलना करता है। तो अम्ल और क्षारों की प्रबलता की जो तुलना है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि किस प्रकार से अम्ल और जो क्षार होता है उसके जो है अगर हम तुलना करना चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर तुलना कर सकते हैं। किसका जानते हो, तो यहाँ पर जो भी जो आर्हेनियस जो दिया गया है, और अभी हम जो पढ़े हैं किसका, ब्रांस्टेड और लारी का, उन दोनों में अम्ल और क्षार की क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो अम्ल है और ये क्षार है, किस में देखेंगे हम लोग, इसको हम लोग इससे पहले किस में देखे थे, आर्हेनियस। अगर हम आर्हेनियस की बात करें, और अभी हम किसके बारे में पढ़े हैं, ब्रांस्टेड एंड लॉरी पढ़े हैं, ब्रांस्टेड लॉरी। तो इन दोनों के अम्ल क्षार जो हमारा क्या है, सिद्धांत है, उसके अगर हम तुलना करें तो उसमें क्या समानता है और क्या भिन्नता है, वो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंतर्गत क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आर्हेनियस ये कहता है कि कोई भी पदार्थ क्या करता है हमारा, H+ आयन दे दे, वो हमारा क्या कहलाता है, आपका अम्ल कहलाता है। और ब्रांस्टेड लॉरी भी यही कहता है कि अगर कोई पदार्थ है, अगर वो प्रोटॉन दे दे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल कहते हैं। तो अगर अम्ल के लिए देखें, किसके लिए देखें, अम्ल के लिए अगर देखें तो अम्ल के लिए ब्रांस्टेड लॉरी और जो आर्हेनियस है, दोनों का जो हमारा क्या होता है, जो सिद्धांत है वो क्या करता है, मैच करता है, दोनों का सिद्धांत मैच करता है, क्योंकि दोनों को कहना है हमारा H+ देने वाला को क्या बोलते हैं, अम्ल कहते हैं। तो अम्ल दोनों के अनुसार क्या है, मैच कर रहा है, दोनों सही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्षार का, किसका बात करें हम लोग, क्षार का, तो क्षार को हम देखेंगे तो ये आर्हेनियस क्या बोलता है, आर्हेनियस ये कहता है आपका, क्षार वाला जो है आर्हेनियस की बात करें तो ये बोलता है कि जो जली विलयन में क्या दे हमारा, OH- आयन दे। जली विलयन में अगर हम बात करें, जली विलयन, ठीक है, तो जली विलयन में जो क्या दे भाई, जली विलयन में जो OH क्या करे, माइनस दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार कहते हैं। और किसके अनुसार अगर हम देखें, ब्रांस्टेड लॉरी के अनुसार देखें, ब्रांस्टेड लॉरी है ना के अनुसार देखें, अगर हम ब्रांस्टेड हम लोग क्या देखें, लॉरी के अनुसार देखें, तो ब्रांस्टेड लॉरी क्या कहता है, जो H+ क्या करता है हमारा, एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग जो है
क्षार कहते हैं। ठीक है, तो क्षार के लिए ब्रास्टेड लॉरी और जो आर्हेनियस है उनका मैचिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि क्षार इसके अनुसार अलग है और इनके अनुसार अलग है। तो इस स्थिति से हम लोग बोल सकते हैं कि जो ब्रास्टेड और जो लॉरी होता है उनका जो अम्ल क्षार है उनकी हम लोग तुलना नहीं कर सकते हैं। यही चीज़ दिया गया है और इसमें कुछ नहीं दिया गया है। और साथ में हमारा इसका कुछ लाभ है, आप बुक में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ब्रास्टेड और लॉरी के यहाँ पर लाभ दिया गया है ना, ब्रास्टेड और क्या हमारा जो लॉरी है, इन दोनों का क्या दिया गया है भाई, लाभ दिया गया है। लाभ ये है कि जो हमारा जल में नहीं घुलता है ना, ऐसे जो हमारे अम्ल और क्षार हैं उनको भी हम क्या कर सकते हैं, ब्रास्टेड और लॉरी के अनुसार क्या कर सकते हैं, अम्ल और क्षार की क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं या गणना किया जा सकता है। तो ये आप उसमें क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, लाभ में। अब इसके कुछ अपनी क्या है, हमारी सीमा है। इस सीमा के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो सीमा इसमें कुछ दिया गया है हमारा कि आपका जो कुछ हमारे यौगिक है, जैसे अजली जो विलायक होता है, अजली विलायक बोल सकते हैं, उसमें आपका कुछ यौगिक है जिसकी गणना, ये अम्ल है या क्षार है, उसकी गणना इनके द्वारा नहीं किया जा सका है। तो उसको हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। या कुछ हमारा जैसे Al हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड है, ठीक है, या Bf हमारा क्या है, 3 है। ये तो हमारा प्रोटॉन नहीं देता है, फिर भी ये हमारा क्या होता है, अम्ल के जैसा क्या करता है, व्यवहार करता है। तो इसके बारे में व्याख्या नहीं कर पाया है। उसी प्रकार हम बात करें Na2CO3, इनके बारे में भी व्याख्या नहीं कर पाया है। तो कुछ व्याख्या न होने की वजह से ये सीमा के अंतर्गत रखा गया है, जो आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं भाई। तो ये हो गया आपका ब्रास्टेड और लॉरी से रिलेटेड क्या हो गया, आपके जो भी अम्ल क्षार सिद्धांत की जो है क्या हो गया, आपका तुलना हो गया। अब एक लास्ट थ्योरी है आपका अम्ल क्षार सिद्धांत में, जो है हमारा लुईस के अनुसार, है ना। लुईस भी क्या था, साइंटिस्ट था, और ये थ्योरी भी लगभग 1923 के आसपास दिया गया, 23 में दिया गया। तो लुईस जो था, लुईस ने भी अपने हिसाब से जो क्या था हमारा अम्ल क्षार जो भी धारणा था उसको बताने का प्रयास किया। और इसमें इस सिद्धांत को ये देखो G.N. लुईस नाम के साइंटिस्ट ने 1923 में प्रस्तुत किया। और इसके अनुसार, किसके अनुसार, लुईस के अनुसार अम्ल जो भी होते हैं वो आपके वे पदार्थ होते हैं जिनके पास जो है लोन प्यारा प्लेक्टान की, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की क्या होता है, हमारा कमी होता है, उसको हम लोग अम्ल बोलते हैं। और जिनके पास लोन प्यारा प्लेक्टान की क्या होता है, ज़्यादा मात्रा पाया जाता है, उसको क्षार कहते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ दिया गया है कि लुईस के अनुसार वे पदार्थ जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जोड़े में इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकते हैं, भाई जिनके पास होगा वो क्या करेगा, दान करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार कहते हैं। और जिनके पास लोन प्यारा प्लेक्टान अर्थात एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म अगर क्या होता है, कम रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम रहेगा वो ग्रहण करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल कहते हैं। तो आप यहाँ से अम्ल क्षार को क्या कर सकते हैं, लुईस के अनुसार बता सकते हैं, वे पदार्थ जिनके पास लोन प्यारा प्लेक्टान अर्थात एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की क्या होता है, कमी होता है ना, अर्थात वो ग्रहण करता है, वो अम्ल कहलाता है। और वे पदार्थ जिनके पास लोन प्यारा प्लेक्टान एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ज़्यादा होता है, अर्थात किसी को त्याग कर सकता है, किसी को दे सकता है, वो हमारा क्षार कहलाता है। जैसे उदाहरण की हम बात करें, किसकी बात करें, उदाहरण की बात करें, उदाहरण, ठीक है। तो उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर आपका क्या होता है, उदाहरण में अगर हम देखें तो हमारे पास दिया है आपका NH3, है ना, NH3। आप चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, NH3 को अमोनिया बोलते हैं। और अमोनिया के पास क्या होता है, लोन प्यारा प्लेक्टान पाया जाता है, मतलब एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। उसी प्रकार हम BF3 की बात करें तो जो BF3 होता है, इस BF3 के पास जो है लोन प्यारा प्लेक्टान की कमी रहता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, ये लुईस क्षार के जैसा बिहेव करता है, किसके जैसा, लुईस क्षार। कौन, ये हमारा अमोनिया लुईस क्षार है। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या होता है, अतिरिक्त एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म में रहता है, और इसके पास क्या होता है, बेचारे के पास कमी रहता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लुईस अम्ल कहते हैं। तो जिनके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या हो, कमी हो, वो लुईस अम्ल होता है। और जिनके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या हो, ज़्यादा हो, वो हमारा क्या कहलाता है, लुईस क्षार कहलाता है। तो ज़्यादा वाला किसको दे देता है, हमारा कम वाला को दे देता है, तो फिर एक यौगिक बन जाता है।
तो ये क्या बन जाता है आपका NH क्या हो जाता है आपका 3 हो जाता है। NH क्या हो जाता है आपको यहाँ से ये 3 हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो BFN3 हो जाता है। ठीक है, BF और यहाँ पर क्या हो जाता है आपका 3 को शो करता है। ठीक, तो यहाँ पर जो बंध बनता है उसको बोलते हैं उपसहसंयोजी बंध। उपसहसंयोजी क्या बोलते हैं इसको, बंध कहते हैं। ठीक है, और ये जो यौगिक होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजी यौगिक कहा जाता है। तो आप लुईस के अनुसार भी अम्ल क्षार को क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि लुईस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी होता है, वो हमारे लुईस अम्ल कहलाते हैं। और लुईस क्षार वे क्षार होते हैं जिनके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की क्या होता है आपका वृद्धि होता है, वो आपका क्या कहलाता है आपका लुईस क्षार कहलाता है। एकांकी इलेक्ट्रॉन से जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो। ठीक, तो इस तरीक़े से परिभाषित कर सकते हैं और उदाहरण दे सकते हैं। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, वो आप क्या कर सकते हैं अमोनिया लुईस क्षार है। जिनके पास जो भी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ज़्यादा हो ना, वो हमारे क्या होते हैं, हमारे लुईस क्षार होते हैं। और जिनके पास कमी हो वो लुईस अम्ल। यहाँ पर कुछ उदाहरण लिख सकते हैं आप लुईस अम्ल की अगर हम बात करें तो जैसे AlCl3 लुईस अम्ल होता है। ठीक है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होता है, हमारा कमी होता है। तो AlCl3 हो गया, BF3 हो गया, BH3 भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, कुछ लुईस अम्ल के उदाहरण हैं। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा BF3। उसी प्रकार से लुईस क्षार तो बहुत सारा आप लिख सकते हैं लुईस क्षार में। जैसे एक तो अमोनिया है क्योंकि इसके पास है, पानी को ले सकते हैं, इनके पास 2 है। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन को ले सकते हैं, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH को ले सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे आते हैं, ये सब हमारे लुईस क्षार होते हैं। ठीक, तो इस तरीक़े से आप जो है लुईस अम्ल और लुईस क्षार को बता सकते हैं। आगे आपका क्या दिया है, आगे दिया है लुईस अम्लों के प्रकार। लुईस अम्ल के बहुत सारे प्रकार यहाँ पर दिया गया है भाई। ठीक है, पहला तो ये है हमारा ऐसे हमारे क्या होते हैं केंद्रीय धातु आयन जिनका जो अष्टक होता है वो क्या होता है अपूर्ण होता है, वो सारे के सारे क्या होते हैं हमारे जो है लुईस अम्ल के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो वे यौगिक जिनके केंद्रीय धातु आयन में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उन सब को लुईस अम्ल कहते हैं, है ना। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी होती है, या ये बोल सकते हैं हम लोग आयन की वे यौगिक जिनके केंद्रीय धातु आयन की अष्टक बोल सकते हैं, अष्टक अपूर्ण होती है वे सभी लुईस अम्ल कहलाती है। वे सभी लुईस अम्ल कहलाती हैं, लुईस अम्ल कहलाती हैं। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। पहला प्रकार तो यही है, वे यौगिक जिनके केंद्रीय धातु आयन में अष्टक अपूर्ण होती है ना, मतलब जिनमें लोन पैरा इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, वो सब के सब क्या होते हैं लुईस अम्ल होते हैं। क्योंकि वो प्रोटॉन क्या करते हैं, मतलब जो है एकांकी इलेक्ट्रॉन में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, है ना। तो वो सब के सब क्या होते हैं, हमारे लुईस अम्ल हैं। जैसे अभी जस्ट हम लोग देख रहे थे भाई, एल्युमिनियम क्लोराइड क्या है, लुईस अम्ल है। BF3 क्या है, लुईस अम्ल है ना। ये हम लोग कर सकते हैं, है ना। बोरान क्लोराइड भी बोल सकते हैं आप, बोरान क्लोराइड, ये सब हमारे क्या होते हैं, लुईस अम्ल होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास लोन पैरा इलेक्ट्रॉन की क्या होता है, कमी होता है। दूसरा, वे सभी तत्व जो धन आयन देते हैं, है ना, धन आयन बनाते हैं, सब के सब क्या होते हैं, लुईस अम्ल होते हैं। तो वे सभी तत्व जो क्या होते हैं, हमारे धनात्मक होते हैं। वे सभी तत्व जो क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं, हमारे लुईस अम्ल होते हैं, लुईस अम्ल होते हैं।
भाई होंगे ही, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी। धन कब होगा, जब उनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो, कमी हो, तो वो सभी तत्व धनात्मक होंगे, तो लुईस अम्ल। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेंगे तो Na+, है ना, उसके अलावा आपका मैग्नीशियम +2, है ना, एल्युमिनियम, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये सब हमारे लुईस अम्ल होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, वो सब क्या होते हैं, हमारे लुईस अम्ल होते हैं। थर्ड नंबर आप लिख सकते हैं, जितने भी क्या करते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करने वाले होते हैं, सब के सब क्या होते हैं, लुईस क्षार होते हैं। ग्रहण करने वाले जो होते हैं लुईस अम्ल होते हैं। तो वे सभी तत्व अथवा अणु जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, भाई कमी रहेगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ना, ग्रहण करते हैं, सभी लुईस अम्ल होते हैं। सभी क्या होते हैं, हमारे लुईस अम्ल होते हैं, सभी लुईस अम्ल होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे भाई अम्ल होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करेगा, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगा, कमी होगा, तो ये सब के सब लुईस अम्ल होते हैं। ये कुछ हमारे टॉपिक हैं जो आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण करता है, लुईस अम्ल है ना। एग्जाम्पल के लिए आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं। हाइड्रोजन जितने भी होते हैं एक्स में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब हमारे क्या होते हैं, हैलोजन होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन बोल सकते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन करते हैं। जिसमें डबल बॉन्ड होता है, इनमें हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन हमारा क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, आपके लुईस अम्ल के प्रकार के अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आपका अम्ल जो क्षार सिद्धांत है वो क्या होता है, समाप्त होता है। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाले क्लास में आगे का हम लोग जो है टॉपिक देखने वाले हैं।